वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और इसके ऊपर कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं सीधा इस टॉपिक को बिना टाइम गवाएं। तो अभी सबसे पहले हमें समझना होगा कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है क्या। अभी इसका नाम क्यों रखा गया नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। देखो दोस्तों क्या हुआ था जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद अदर कंट्री आज़ाद हुए और 1947 से पहले भी कुछ कंट्री आज़ाद हुए थे। तो उन सब कंट्रियों को क्या कह दिया गया था, एक बात ध्यान रखना, उन कंट्री को अविकसित देश कहा गया था। और यही जो कंट्री थे यही ज़्यादातर कंट्री के कहाँ पे शामिल थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। तो जब ये कंट्री ने, इन सब देशों ने मिलकर एक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाया, तो इसी को हम एक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बोलते हैं। अर्थात नए देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बन गया, जिसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, गुटनिरपेक्ष से हुआ था। जैसे कि अभी आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पिछली वीडियो में पूरा किसके ऊपर डिस्कस किया था, गुटनिरपेक्ष के ऊपर ही किया था। तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान नेम कंट्री अर्थात जो गुटनिरपेक्ष कंट्री थे, महज मध्यस्थता करने वाले देश नहीं थे। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि नेहरू जी ने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता करवाया। सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं था, इसका दायरा बहुत काफ़ी बड़ा है। तो हम समझते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्पविकसित देश का दर्जा प्राप्त हुआ। क्या मिला उनको, क्या नाम दे दिया गया, अल्पविकसित देश। अल्पविकसित देश मीन्स जो देश विकसित ही नहीं है, अल्पविकसित है, आधा विकसित है। तो इन देशों को क्या नाम दे दिया गया, अल्पविकसित। किन देशों को दिया गया, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश थे। ठीक है, नेम और गुटनिरपेक्ष दोनों सेम ही है। अंग्रेजी में नेम बोलते हैं, नॉन अलिग्नमेंट मूवमेंट, और हिंदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। तो ध्यान रखना इन सब बातों को। और जो अल्पविकसित देश थे उनके सामने मुख्य दो चुनौती थी। पहला चुनौती तो इनका आर्थिक विकास था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती क्या था, आर्थिक विकास तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। गरीबी, जो पॉवर्टी थी इन देशों में, अभी भी देखो इंडिया में कितना पॉवर्टी है, तो इन गरीबी से निकालने की थी इनकी जनता को। और इनको लग रहा था कि अगर बिना आर्थिक विकास नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगे, ये देश दोबारा गुलाम हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, हो सकते थे उस समय। ये ऐसा था कि जो गरीब देश थे वो दूसरे देश उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे, जैसे कि इंडिया 200 सालों तक गुलाम रहा। ठीक है, तो यही सब कारण थे, अंग्रेजों का गुलाम रहा। इसी समझ ने देखो अब क्या जन्म दिया, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था धारणा का जन्म दिया। अब यही जो समझ है ना, यही आया लोगों को कि यार अगर ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही चलता रहा, तो हम तो दोबारा क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे इन लोगों के। तो इसी समझ से क्या हुआ, क्या निकल के आया, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। यार देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है ना, जो ये गुटनिरपेक्ष के द्वारा ही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के टाइम ही आया था। अब इसमें क्या हुआ था कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ और व्यापार संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, जिसको अंकटाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकटाड। ध्यान रखना ये एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन कि अंकटाड क्या है। तो 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अंकटाड भी बोलते हैं, जिसमें एक पॉलिसी निकल के आई थी जिसका नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से। क्या हुआ था, एक रिपोर्ट आया था, क्या आई थी, एक रिपोर्ट छपी थी, तो जिसमें अल्पविकसित देशों के लिए 4 मुख्य बातें कही गई थी। कितनी, 4। तो अब ये 4 मुख्य बात जो थे यार, एग्जाम में ध्यान रखना कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से चारों पॉइंट, ये चारों जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में यार जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी और इनमें कौन से 4 मुख्य बातें कही गई थी। तो इससे पीछे जो भी हमने अभी तक इसका इंट्रो पढ़ा, वो पूरा इंट्रो आप लिखोगे। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स इन्हीं में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 4 पॉइंट आप जरूर लिखोगे, क्योंकि ये 4 पॉइंट ही इस आंसर को क्या करता है, एक प्रॉपर आंसर बनाता है। ठीक है, जब तक ये 4 पॉइंट आप आंसर में नहीं लिख के आओगे, जब तक आपका आंसर एक प्रॉपर आंसर नहीं बनेगा। तो देखो पहली बातें क्या कही गई थी, जिसमें अल्पविकसित देशों के लिए 4 मुख्य बातें कही गई थी। पहली बात, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। किसका नियंत्रण प्राप्त होगा, अल्पविकसित देशों का नियंत्रण प्राप्त होगा। अभी आपने क्या, इंडिया अगर हिस्ट्री में पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे इंडिया में, उन सब पे किसका
नियंत्रण था, अंग्रेजों का नियंत्रण था, क्योंकि हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। इसलिए जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उन सब पे अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन जो ये पॉलिसी आया इसके बाद, इसमें ये बात कही गई कि जो अल्पविकसित देश हैं उनका ही अपने प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण प्राप्त होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहा गया? इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। अब पश्चिमी देश क्या है? अब देख लो, यूरोप जो है, अमेरिका, ये सारे पश्चिमी कंट्री है, ठीक है। तो पश्चिमी देशों के बाजारों तक क्या होगा? इन देशों की पहुंच होगी। किन देशों की पहुंच होगी? अल्पविकसित जो देश हैं उनकी पहुंच होगी। कहाँ पर? पश्चिमी देशों के बाजारों तक, पश्चिमी देश, ध्यान रखना। और तीसरी बात जो कही गई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी, यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, वो सब टेक्नोलॉजी की लागत क्या होगी? कम होगी, सस्ती दर पे मिलेगी। जितनी भी टेक्नोलॉजी या जो भी चीज़ पश्चिमी देश से मंगाई जाएगी वो सारी सस्ती सामान मिलेगी। और चौथी बात थी अल्पविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक